इमेजिन कीजिए आप एक भंडारे में गए हैं और जहां गुलाब जामुन के लिए लगी है बहुत सारी भीड़। लगे हैं 50 30 से 50 करीब लोग और गुलाब जामुन है सिर्फ एक। जो बांटने वाला है उसके मन में दुविधा होती है कि मैं किसको गुलाब जामुन दूं। तो वो क्या करता है, गुलाब जामुन को हवा में उछाल देता है और जो बाकी जो वहां पे 30 से 50 लोग खड़े हैं वो सब के सब उस गुलाब जामुन को पकड़ने के लिए नीचे से अपने हाथ लगा देते हैं। अब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपके हाथ में वो गुलाब जामुन आएगा? जी हाँ, बिल्कुल इतनी ही प्रोबेबिलिटी है कि आपको आजकल के जमाने में आईपीओ एक मिल जाए। वेलकम टू निवेश टुडे। आज हम बात करेंगे क्या ऐसे वो रीजंस हैं जिनके कारण आपको आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिल पा रहा है। एक तो वैसे ही अलॉटमेंट मिलना इतना मुश्किल है, अगर उसमें से भी अगर आप कुछ गलती कर देते हैं तो आपका अलॉटमेंट का चांसेस तो बिल्कुल ना के बराबर ही हो जाएगा। आप जहाँ पे दुनिया पैसा कमा रही है वहां पे आप छोटी मोटी गलती की वजह से अपना अलॉटमेंट कैंसिल करा देंगे। जो 5 रीजन है, एक से लेकर 5 रीजन बहुत ही बेसिक है, वो जो नई इन्वेस्टर है वो बहुत कॉमन कर सकते हैं। जो छठा सातवां रीजन है वो कोई भी इंसान कर सकता है, क्योंकि ऐसा मेरे जो जानने वाले हैं उनके साथ भी हुआ है। और वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कि आप अपने आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं और जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आ रहा है उसमें आप कैसे 100% अलॉटमेंट ले सकते हैं। देखिए, पहला रीजन सबसे कॉमन है और यही मेन रीजन है जिस कारण आपको आईपीओ नहीं मिल पा रहा है। मैक्सिमम लोगों को इस कारण आईपीओ नहीं मिल पा रहा है कि आईपीओ का साइज और ह्यूज सब्सक्रिप्शन फिगर्स। ठीक है, आईपीओ का साइज जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा जो आईपीओ है ओवर सब्सक्राइब होगा और उतने ही कम आपके चांसेस हो जाएंगे अलॉटमेंट के। ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी हम रीजन के बारे में बात कर रहे हैं तो एक ही रीजन ये भी है कि आपको आईपीओ नहीं मिल पा रहा है। तो इसी तरह से देखते हैं हम जो अभी रिसेंट जो आईपीओ गए हैं उसमें किस किस तरह से हमारी डील रही थी, क्यों हमको आईपीओ नहीं मिल पाया। पहला हम बात करते हैं आर्केड डेवलपर्स के आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का साइज था सिर्फ देखिए 410 करोड़ रुपए का, बहुत ही छोटा आईपीओ था, तो इसलिए सब्सक्राइब भी ज्यादा हुआ, तो 53 टाइम्स हुआ। ठीक है, 53 टाइम मतलब एक अलॉटमेंट के लिए 53 लोग लगे हुए हैं, तो 53 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ। इसमें मैक्सिमम जो अलॉटीज होने थे वो थे देखिए आपके 1.01 लाख के मैक्सिमम अलॉटीज, मतलब मैक्सिमम इतने लोगों को, रिटेल इन्वेस्टर्स को 1.01 लाख लोगों को 15,000 वाली जो एप्लीकेशन लगाते हैं 1.01 लाख लोगों को अलॉटमेंट मिलना था। लेकिन उसके अगेंस्ट में एप्लीकेशंस देखिए कितनी आई, 50 लाख, लगभग 50 लाख एप्लीकेशंस आई। तो और जिसमें से अलॉटमेंट मिलना है सिर्फ 1 लाख लोगों को, यानी नॉन अलॉटमेंट्स कितने हो गए 49 लाख, जिनमें से एक शायद आप भी होंगे। बिल्कुल, तो मैंने बहुत ज्यादा चांसेस थे कि आप भी नॉन अलॉटीज कैटेगरी में आए। इसी तरह से हम बात करते हैं अपने दूसरे जो हमारा आईपीओ भी आया था, नॉर्थन आर्क कैपिटल का आईपीओ, काफी अच्छा आईपीओ था ये, तो ये सब्सक्राइब भी अच्छा खासा हुआ। आईपीओ का इसका साइज था, आर्किड से बड़ा था, ये 777 करोड़ का आईपीओ था ये। इसका सब्सक्रिप्शन आया 32 टाइम्स का, रिटेल का सब्सक्रिप्शन है ये, 32 टाइम्स रिटेल में सब्सक्राइब हुआ। इसमें जो मैक्सिमम अलॉटीज थे रिटेल में वो थे 1.78 लाख, यानी 1.78 लाख को ये अलॉटमेंट मिलना था। तो इसमें एप्लीकेशन देखिए कितने, इसमें एप्लीकेशन आई 55 लाख की, 1.78 लाख से ही अलॉटीज होने हैं, लेकिन एप्लीकेशंस कितनी आ रही है 55 लाख, तो यानी नॉन अलॉटीज भी 53.22 लाख इसमें भी थे। तो तभी इसी का यही कारण है कि आपको जो आईपीओ था वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि अलॉटमेंट के चांसेस दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं और आईपीओ का साइज जितना बड़ा होगा उतना आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ते जाएंगे। देखिए हमने क्रम में लगा रखा है, जैसे ये पीएनजी ज्वेलर्स का आईपीओ था, ये 1100 करोड़ का था, ये यानी ये नॉर्थन आर्क से भी बड़ा था। इसमें जो सब्सक्रिप्शन आया था वो 17 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन आया था और जो उसमें मैक्सिमम अलॉटीज होने थे वो 2.72 लाख के थे। इसमें एप्लीकेशंस आई 45 लाख, जो अभी एप्लीकेशंस आ रही है उससे कम थी, क्योंकि उसमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ भी था, तो सारी एप्लीकेशंस लगभग उसमें गई थी। तो उसी कारण इसमें जो एप्लीकेशंस थी वो देखिए 45 लाख है। तो इसमें भी लेकिन नॉन अलॉटीज कितने लोग थे 42 लाख। तो देखिए आईपीओ मिलना बिल्कुल आसान नहीं है, और खास तौर से जब आपको ओवर सब्सक्रिप्शन मिल रहा हो, आपके पैसे तुरंत बन जाए, जिसमें जीएमपी बहुत ज्यादा चल रहा हो, तो उसका आईपीओ का कोई नहीं मिलेगा। प्रीमियम एनर्जीज का आईपीओ बहुत अच्छा आईपीओ था, ये देखिए 2830 करोड़ का आईपीओ, ये बहुत बड़ा आईपीओ था, काफी एक अच्छी खासी साइज थी इस आईपीओ की। इसका सब्सक्रिप्शन देखिए 7.5 टाइम्स, यानी ये जितना इसमें अलॉटीज हैं देखिए 6.64 लाख के अलॉटीज थे, इसमें काफी ज्यादा अलॉटीज अलॉटमेंट होना था ये लोगों को। एप्लीकेशंस कितनी 48 लाख, यानी इसमें काफी अच्छे चांसेस थे अलॉटमेंट होने के लोगों को। अगर आपने लगाया था नहीं लगाया था तो आपको इसमें अगर लाते तो इसमें मिलने के अब काफी अच्छे खासे चांसेस थे एज कंपेयर टू अदर्स। मुश्किल इसमें भी है, इसमें भी देखिए नॉन अलॉटीज कितने 41.36 लाख के इसमें नॉन अलॉटीज इसमें भी रहे। अब जो सबका फेवरेट आईपीओ जो अभी आया रिसेंट पे, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया था, इसका साइज था 6560 करोड़, 6560 करोड़ का आईपीओ था। ये प्रीमियम एनर्जी से लगभग दुगने से भी ज्यादा
का साइज का ये आईपीओ था। इसका सब्सक्रिप्शन देखिए कितना है, रिटेल में 6 टाइम्स का इसमें सब्सक्रिप्शन आया। और जो इसमें अलॉटीज थे, कितने लोगों को अलॉट होना था, 15,000 वाला जो एप्लीकेशन आपने लगाया रिटेल में, वो अलॉट होना था 13.70 लैक्स लोगों को, यानी काफी ज्यादा लोगों को उसमें अलॉटमेंट मिलना था। लेकिन इसमें देखिए इसकी हाइप इतनी ज्यादा थी कि काफी ज्यादा लोगों ने इसमें अप्लाई किया, और यहाँ पे देखिए 82 लैक्स की एप्लीकेशंस इसमें रिटेल कैटेगरी में आई। ठीक है, तो आप देखिए कितना ज्यादा बढ़ चढ़कर इसे सब्सक्राइब किया गया था लोगों के द्वारा, इसलिए ही ये लिस्टिंग के दिन क्या हुआ, डबल से भी ज्यादा हो गया, लगभग 120% का इसमें रिटर्न मिला। और इसमें भी देखिए, लेकिन नॉन अलॉटीज आप कहेंगे इसमें भी हमें नहीं मिला, आईपीओ साइज बड़ा था, ठीक है, तभी भी हमें इसमें नहीं मिला। लेकिन देखिए नॉन अलॉटीज कितने हैं इसमें, 68 लैक्स लोग नॉन अलॉटीज भी हैं। 17 लाख लोग को आईपीओ मिला है, लेकिन 68 लाख लोगों को आईपीओ नहीं मिला है। तो यही कारण था आपका, पहला रीजन है ये कि जो आईपीओ का साइज है वो जितना ज्यादा बड़ा होगा उतने ज्यादा अलॉटीज होंगे, और जितना कम सब्सक्रिप्शन जितना कम होगा उतने ज्यादा आपके अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। सेकंड रीजन के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा सेकंड रीजन है, वो जो नए इन्वेस्टर हैं वो कर सकते हैं ये गलतियां। बिल्कुल, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो शायद आप ये गलती कर रहे होंगे। आईपीओ की एक प्राइस रेंज आती, ठीक है, जैसे जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ था उसकी प्राइस रेंज थी 66 से 70, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई हम 66 पे प्राइस लगाते हैं कि हमें आईपीओ जो है सस्ते में मिल जाएगा, 66 लगा देंगे, 67 लगा देंगे, 68 लगा देंगे, 69 लगा देंगे, तो जो कि बहुत ही गलत है। इससे आपको कुछ नहीं होगा, आपका पैसा भी ब्लॉक हो जाएगा, और आपको आईपीओ भी बिल्कुल 100% नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे आईपीओ हैं ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं, तो आपको लोअर रेंज में, लोअर प्राइस में कैसे आईपीओ मिल जाएगा। तो इसके लिए आप ध्यान रखें, आपको हमेशा कट ऑफ प्राइस ही टिक करना है, या जो हायर रेंज है उसको वहां पे पुट करना है। थर्ड रीजन क्या होगा है हमारा, अप्लाइंग इन रॉन्ग कैटेगरी। अगर आपने, जैसे आपको पता है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं, एक रिटेल कैटेगरी में लगा रहे हैं, तो आपको इंडिविजुअल चूज करना है, ना ही शेयर होल्डर चूज करना है, ना ही एम्प्लॉय चूज करना है, ना ही कुछ अदर कोई भी कैटेगरी है वो आपने चूज नहीं करना है। आपने इंडिविजुअल कैटेगरी चूज करनी है और आईपीओ को अप्लाई करना है, और कोई कैटेगरी आपको चूज नहीं करनी है। शेयर होल्डर आपको चूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप शेयर होल्डर कैटेगरी में नहीं हो तो, या एम्प्लॉय अगर आप नहीं हो तो आपको एम्प्लॉय चूज नहीं करना है, कोई भी रॉन्ग कैटेगरी चूज नहीं करनी है। और सबसे जो कम जो इसमें प्रोबेबिलिटी रहती है अलॉटमेंट होने की, वो रहती है स्मॉल एचएनआई में। जस्ट 2 लाख से ऊपर की जो एप्लीकेशन होती है उसमें सबसे कम प्रोबेबिलिटी रहती है अलॉटमेंट होने की। तो आप या तो 10 लाख की एप्लीकेशन लगाइए, या तो फिर आप 15,000 की एप्लीकेशन लगाइए, सिर्फ और सिर्फ 15,000 की एप्लीकेशन लगाइए, क्योंकि जब ओवर सब्सक्राइब आपका आईपीओ होगा तो कोई ज्यादा नहीं है 1 लाख से ज्यादा अप्लाई करने का। फोर्थ रीजन देखिए क्या है, डीमैट अकाउंट एंड बैंक अकाउंट आर ऑफ डिफरेंट पर्सन। जिस डीमैट अकाउंट से आप एप्लीकेशन, आईपीओ के लिए एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, उसी का ही सेम पर्सन का ही बैंक अकाउंट होना चाहिए, यानी दोनों में सेम पैन नंबर होना चाहिए। सेम पैन नंबर तभी होगा जब सेम पर्सन का डीमैट अकाउंट भी होगा और सेम पर्सन का बैंक अकाउंट भी होगा, तो दोनों सेम होना चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए डीमैट अकाउंट तो आपका है, लेकिन आपने बैंक अकाउंट जो यूपीआई आईडी डाल रहे हैं उसमें आप अपने भाई की या अपने फादर की या किसी की भी यूपीआई आईडी डाल रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली अलॉटमेंट नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह से आपका अलॉटमेंट का कैंसिल ना मिलने का रीजन, एक फोर्थ रीजन ये भी हो सकता है। फिफ्थ रीजन देखिए क्या हो सकता है, अप्लाइंग फॉर सेम आईपीओ फ्रॉम 2 प्लेसेस या कैटेगरी। आपने सेम एक आईपीओ के लिए 2 कैटेगरी से अप्लाई कर दिया, रिटेल से भी कर दिया और एचएनआई से भी कर दिया। आपने 15,000 वाली एप्लीकेशन भी लगा दी और 2 लाख से ऊपर वाली एप्लीकेशन भी लगा दी। आपको लगा पता नहीं चलेगा, आपके पास 2 ऐप हैं, तो आपने दोनों ऐपों से लगा दी, एक से 15,000 की लगा दी या दूसरे से 2 लाख की लगा दी, दूसरे से भी 15,000 की लगा दी आपने, ठीक है। तो आपने 2 एप्लीकेशन लगा दी है एक ही आईपीओ के लिए, तो आपको डेफिनेटली आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाने वाली है, आपको आईपीओ नहीं मिलेगा। और यहाँ आपने ऐप से भी, आपने जो आपका ब्रोकिंग ऐप है, चाहे जीरोजा है, चाहे अपस्टॉक्स है, एंजल वन है, ग्रो है, आपने ग्रो से भी एप्लीकेशन लगा दी है, और आपने जो दूसरा ऐप है या एएसबी है जो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू एप्लीकेशन लगती है आईपीओ की, आपने उससे भी एप्लीकेशन लगा दी है। तो ये भी आपका फिफ्थ रीजन हो सकता है आईपीओ की एप्लीकेशन कैंसिल होने का, आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा अगर आपने 2 एप्लीकेशन लगा दी सेम पेन से या सेम पर्सन के डीमैट अकाउंट से। आप सिक्स्थ रीजन के बारे में बात करते हैं। ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक आजकल हो जा रही है, और काफी जो मैच्योर लोग हैं वो भी ये मिस्टेक
कर दे रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे आईपीओ हमारे आ रहे हैं अच्छे अच्छे, तो उसमें यूपीआई मैंडेट हमारा टाइम पे नहीं आ पा रहा है। तो यूपीआई मैंडेट जब टाइम पे नहीं आ पा रहा है तो हम कभी कभार उसको कैंसिल करके दोबारा से रीअप्लाई कर रहे हैं, और जब यूपीआई मैंडेट हमारा आ रहा है तो हम रॉन्ग वाले को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। जो हमने एप्लीकेशन कैंसिल कर दी है उसका यूपीआई मैंडेट हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। तो जब भी आप एप्लीकेशन को एक बार कैंसिल करके दोबारा रीअप्लाई करते हैं तो प्लीज एक बार आप अपना जो एप्लीकेशन नंबर है, वो जो आपके मेल में भी आ जाता है और आपके ऐप में भी रहता है, उसको जरूर क्रॉस चेक कर लें। उसके बाद ही आप जो यूपीआई मैंडेट है अप्रूव करें। अगर आपने गलती से गलत वाला यूपीआई मैंडेट अप्रूव कर भी लिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको तभी भी मौका है आपके पास अपनी एप्लीकेशन लगाने का आईपीओ की, कि जब आपको जो सही वाले का मैंडेट आएगा आपको दोबारा उसको भी अप्रूव करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको 2 बार मैंडेट अप्रूव करने पड़ेंगे, फिर दोनों ही मैंडेट अप्रूव करने पड़ेंगे, क्योंकि जो आपने पहले मैंडेट अप्रूव कर दिया है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा बाद में, क्योंकि वो तो आपकी एप्लीकेशन ही कैंसिल हो गई है, वो आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो गई है। तो ये भी आप ध्यान रखिए जरूर से। इस रीजन की वजह से भी बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ में काफी ज्यादा, लगभग 10-15 लाख एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इतनी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ यूपीआई के कारण रिजेक्ट हुई है। और एक बार जरूर ध्यान रखिए, अगर आप सेकंड डे को अप्लाई करते हैं किसी आईपीओ में और उसके बाद आपको 5 बजे के बाद भी अगर यूपीआई मैंडेट आता है, 5-6 या अगले दिन तक भी यूपीआई मैंडेट आता है, तब भी आप अप्रूव कर लेते हैं, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आप बेमतलब अपनी एप्लीकेशन को कैंसिल मत कीजिए, एप्लीकेशन को रहने दीजिए। अगर आपने सेकंड डे भी अप्लाई कर लिया है तो आपका, अगर आप शाम तक भी उसको अप्रूव कर लेते हैं तभी भी आपका हो जाएगा, बशर्ते आपने जिस दिन आईपीओ क्लोज होना है उस दिन शाम 5 बजे से पहले यूपीआई मैंडेट अप्रूव कर लिया है। 7th रीजन हम देखते हैं, एंटरिंग रॉन्ग डीमैट अकाउंट नंबर व्हाइल अप्लाइंग थ्रू एएसबीए। जब आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू किसी आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अपना डीमैट अकाउंट नंबर वहां पे डालना होता है। किसी किसी केस में डीमैट अकाउंट नंबर एक बार डालते हैं आप, किसी बैंक के सर्वर में आपको बार डीमैट अकाउंट डालना पड़ता है जितनी बार आप अप्लाई करते हैं। तो ये भी आप जरूर से चेक कर लीजिएगा, आप अपना डीमैट अकाउंट जो 16 डिजिट का होता है वो आप सही से डाल रहे हैं या नहीं। क्योंकि अभी मेरे किसी मित्र ने काफी टाइम से वो आईपीओ के अप्लाई कर रहे थे और उनको पता लगा कि वो अपना डीमैट अकाउंट ही उसमें गलत डाल रहे थे, जिस वजह से उनको आईपीओ का कोई भी अलॉटमेंट नहीं आ रहा था। तो ये भी एक 7th रीजन है जिसे आप देखें जरूर से। तो अब बात करते हैं कि आप अपने आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस किस तरह से बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि अभी एनटीपीसी रिन्यूएबल्स का आईपीओ आने वाला है, बहुत ही बम्पर आईपीओ ये भी होने वाला है, ये आप ध्यान रखिए बिल्कुल। ठीक है, आप अलॉटमेंट के चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं ये देखते हैं। मैक्सिमाइज बाय अप्लाइंग फॉर मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स यूजिंग डिफरेंट पेन्स। आप जितने ज्यादा डीमैट अकाउंट से आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे उतने ही ज्यादा आपके चांसेस हो जाएंगे आईपीओ अलॉटमेंट के। यही नहीं, किसी भी आईपीओ में आप जितने ज्यादा डीमैट अकाउंट से, मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करते हैं उतने ज्यादा आपके चांसेस बन जाते हैं अलॉटमेंट के। ध्यान रखिए, आपने अपने नाम से ही मल्टीपल डीमैट अकाउंट नहीं खोलना है, आपने डिफरेंट पेन से, अपने फैमिली मेंबर्स के डिफरेंट पेन से डीमैट अकाउंट खोलने हैं और तब आपने अप्लाई करना है, तब आपके चांसेस जो है इसमें बढ़ेंगे। और जिन जिन अपकमिंग आईपीओज में शेयर होल्डर कैटेगरी कोटा अवेलेबल होने वाला है, उनकी शेयर होल्डर कैटेगरी के कोटे में आप अप्लाई करने की जरूर कोशिश कीजिए। होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के पास आपके पास पेरेंट कंपनी का शेयर होना चाहिए। जैसे एनटीपीसी रिन्यूएबल्स की जो पेरेंट कंपनी है वो एनटीपीसी है, आपके पास एनटीपीसी का मात्र एक शेयर भी अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे शेयर होल्डर कैटेगरी में आईपीओ अप्लाई करने के लिए। आपको कब तक लेना है एनटीपीसी का एक शेयर? जब तक इसका रिकॉर्ड डेट फाइनल नहीं होता है। अभी तक रिकॉर्ड डेट फाइनल नहीं करी है, अभी तक आरएचपी नहीं दिया है एनटीपीसी ने, तो आप अभी भी एनटीपीसी का एक शेयर खरीद सकते हैं और एनटीपीसी रिन्यूएबल्स के शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने से फायदा ये होता है कि आप रिटेल में भी अप्लाई कर सकते हैं अपने डीमैट अकाउंट से, और आप शेयर होल्डर कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास 2 चांसेस हो जाते हैं किसी भी आईपीओ में अलॉटमेंट पाने की। अब अप्लाई फॉर मैक्सिमम लॉट्स एक्सक्लूसिवली इन द शेयर होल्डर कैटेगरी। जब आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, जब आप शेयर होल्डर कैटेगरी में आईपीओ अप्लाई करते हैं तो आप मैक्सिमम लॉट्स के लिए करें। तब आपको एक लॉट के लिए अप्लाई नहीं करना है, तब आपको जितने भी मैक्सिमम लॉट रिटेल का
रिटेल में हम कर सकते हैं, यानी 13 लॉट्स तक की हम एप्लीकेशन रिटेल में लगा सकते हैं। तो आप 13 लॉट्स के लिए ही अप्लाई करें, तभी आपको शेयर होल्डर कैटेगरी का फायदा होगा, नहीं तो आपको शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। तो आप एनटीपीसी का शेयर तभी लें या शेयर होल्डर कैटेगरी में तभी अप्लाई करें जब आपके पास लगभग 2 लाख रुपए हों कि आप भाई 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिलेगा आपको एक ही लॉट, 15,000 का लॉट मिलेगा, बाकी पैसे आपके अनब्लॉक हो जाएंगे। लेकिन आपको मान के चलिए कि आपको 13 लॉट्स अप्लाई करने पड़ेंगे, तभी आपको आपके लगभग 100% चांस हो जाते हैं, इसमें लगभग 70-80% चांस आपके हो जाते हैं, गारंटीड अलॉटमेंट आपको मिल जाता है शेयर होल्डर कैटेगरी में, तो इसलिए लोग अप्लाई करते हैं। और अगर आप रिटेल कैटेगरी में एक से ज्यादा लॉट अप्लाई करते हैं तो उसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि उससे आपके सब्सक्रिप्शन के चांस नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन एक लॉटरी बेसिस पे होता है, वो पैन नंबर से होता है। वो आपने कितने लॉट अप्लाई करे हैं रिटेल में उससे नहीं होता है, वो पैन नंबर से होता है। वो कोई भी पैन आपके चूज हो जाएंगे और उनको अलॉटमेंट मिल जाएगा, सिर्फ एक ही लॉट मिलेगा। लेकिन शेयर होल्डर कैटेगरी में ऐसा नहीं होता है। शेयर होल्डर कैटेगरी में आपने जितने ज्यादा लॉट्स आप लगाएंगे उतने प्रोपोर्शनेट पे आपको जितने ज्यादा लॉट्स लगाएगा उतना उसको अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो ज्यादा लॉट्स की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 13। तो इसलिए आप 13 पे अप्लाई करें, आपको अलॉटमेंट आ जाएगा। देखिए, आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई किया था, लेकिन तभी भी मुझको अलॉटमेंट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? देखिए, जैसे ये शेयर होल्डर कोटा के लिए 500 करोड़ यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने रिजर्व किए थे, तो ये सब्सक्रिप्शन हुआ था यहाँ पे 18 टाइम्स। ठीक है, रिटेल में 6 टाइम हुआ था, यहाँ पे 18 टाइम्स हो रखा है, लेकिन ये 18 नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि हर कोई यहाँ पे 13 लॉट्स के लिए अप्लाई करता है। ठीक है, एक इंसान ने 13 लॉट्स के लिए अप्लाई किया है, तो यानी आपको यहाँ पे 18/13 करना है, तो ये आ जाता है 1.38, यानी ये 1.38 टाइम्स, ओनली 1.38 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पे मैक्सिमम अलॉटीज कितने थे? 3.3 लाख थे मैक्सिमम अलॉटीज। ठीक है, और एप्लीकेशंस कितनी आई? 4.6 लाख की यहाँ पे एप्लीकेशन आई। तो यानी देखिए कितने ज्यादा चांसेस है यहाँ पे अलॉटमेंट होने के, तो इसलिए नॉन अलॉटीज देखिए कितने कम है यहाँ पे, 1.27 लाख नॉन अलॉटीज है। और इसमें से कितने तो ऐसे होंगे जो आपकी कंपटीशन में नहीं होंगे अगर आपने 13 लॉट लगाए, क्योंकि कितनों ने यहाँ पे 1 लॉट लगाया होगा, 2 लॉट लगाए होंगे, 5 लॉट, 10 लॉट लगाए होंगे। तो आप 13 लॉट वाले अलग पहले ही उनको अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो आप इसमें अब आपको देखिए, हर किसी ने ये तो बताया था कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का एक मतलब शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर लीजिए, बजाज फाइनेंस का एक शेयर लेके, लेकिन आपको ये कैलकुलेशंस किसी ने नहीं बताई कि 13 लॉट्स भी आपको अप्लाई करने हैं जरूरी से, तभी आपको अलॉटमेंट आपका पक्का होगा। देखिए, यहाँ पे एक लॉट जैसे अप्लाई करते हैं हम, 214 शेयर्स का था, यहाँ पे प्राइस 70 था, तो आपने अमाउंट लगाया था 14,980 रुपए का। लेकिन आपको शेयर होल्डर कोटा में यहाँ पे लगाने 13 लॉट्स आपको लगाने हैं, 2782 शेयर्स होते हैं ये, 13 इंटू 214, और प्राइस 70 रहेगा, तो यहाँ पे आपका अमाउंट होना था 1,94,740। तब आपको जाके एक कंफर्म लॉट मिलना था कि ये शेयर होल्डर कोटा में 1.3 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। इट मींस 5 आउट ऑफ एवरी 7 विल गेट अलॉटमेंट, यानी 5 में से 7 लोगों को अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो यही आपकी कैलकुलेशन एनटीपीसी के उसमें भी होने वाली है, क्योंकि और उसका आईपीओ तो और ज्यादा पड़ा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस से, तो वहां पे हो सकता है और ज्यादा अच्छी चांसेस हो। तो अगर आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हैं तो आप जरूर कोशिश कीजिए, तब आपको अलॉटमेंट पक्का मिले। शेयर होल्डर कोटा में के कुछ एफएक्यूज ले लेते हैं। जैसे कि आपको हमने बात कर ली है पहले पॉइंट की कि शेयर होल्डर कोटा में जो अलॉटमेंट होगा वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होगा। प्रोपोर्शनेट मतलब जितने ज्यादा आप अप्लाई करेंगे उतने ही ज्यादा आपके चांसेस होंगे अलॉटमेंट होने के। और शेयर होल्डर कोटा अगर आपका 13 टाइम से कम सब्सक्राइब होता है तो आपको 100% एक लॉट मिल जाएगा, और हो सकता है 2 लॉट भी मिल जाए। एप्लीकेशंस आर ओनली वैलिड अंडर द शेयर होल्डर कोटा कैटेगरी फॉर अमाउंट्स बिलो 2 लाख। जैसे कि आपको मैंने बताया कि आपको जैसा अप्लाई करना है शेयर होल्डर कोटा में, लेकिन आप 2 लाख से ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको 2 लाख से नीचे ही अपनी एप्लीकेशन का अमाउंट रखना पड़ेगा। अगर 13 लॉट्स 2 लाख से नीचे रहते हैं तो आपको 13 लॉट्स करने पड़ेंगे। अगर 14 लॉट्स 2 लाख से नीचे रहते हैं तो आपको 14 लॉट्स लगाने पड़ेंगे उस केस में। इट इज एसेंशियल टू हैव पेरेंट कंपनी शेयर्स। अगर आपके पास पेरेंट कंपनी के शेयर्स होने चाहिए, जैसे एनटीपीसी रिन्यूएबल्स के लिए पेरेंट कंपनी जो है वो एनटीपीसी है। रिकॉर्ड डेट से पहले आपके पास एनटीपीसी रिन्यूएबल्स का एनटीपीसी का आपके पास शेयर होना चाहिए। अभी रिकॉर्ड डेट नहीं आई है, तो जितना जल्दी हो सके आप एनटीपीसी का एक शेयर खरीद लें ताकि आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकें। और इसमें हो सकता है आपको डिस्काउंट भी मिले, क्योंकि जैसा कि देखने को मिल रहा है कि शेयर होल्डर कोटा जो एनटीपीसी का रिन्यूएबल्स का जो आईपीओ आने वाला है उसमें बम्पर सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है और आपको बम्पर प्रॉफिट होने के भी चांसेस हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा डीमैट अकाउंट खुलाएं। डीमैट अकाउंट का लिंक, ओपनिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप चाहे तो वहां से क्लिक करके खोल सकते हैं, नहीं तो आपको जहां से मन चाहे आप वहां से भी खोल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।